अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा जी, आपके ना पेपर में जो रेशियो एनालिसिस का सवाल है ना, एक तो अलग सवाल हो गया ना कैश ऑपरेटिंग साइकिल, ये हमने मुझे लगता है कर लिया है। इसके मैंने रिमार्क्स भी लिखवा दिए हैं। ये अभी तक पेपर में 4 या 3 दफा आ चुका है और इस बुक में ये क्वेश्चन नंबर 30, 31 और 33 है। ठीक है, ये जो कैश ऑपरेटिंग साइकिल के क्वेश्चन है ना वो 30, 31 और 33, ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं आई कैप ने हमारी बुक में। फिर पास पेपर में जब हम करेंगे तो उसमें भी देंगे। और इसके मैंने रिमार्क्स भी बता दिए। ये पेपर में जब भी सेपरेट सवाल आता है विदाउट रिमार्क्स नहीं आता। ठीक है, उसके बाद इसका जो सवाल के अंदर मेन आता है ना वो आता है जी कमेंट्स करना, एनालिसिस करना। कमेंट्स कैसे आते होते हैं? एक तो आते हैं कि आपका अपना साल गिवन होगा और आपको अपना ही 2024 का साल गिवन होगा और आपको कहेगा कि बताओ जनाब इनके दरमियान जो डिफरेंस आया है पिछले साल से इस साल जो रेशियो चेंज हुई है क्यों हुई है। अब या फिर आता है आपको अपने साल का 2025 का डाटा गिवन होगा आपका, मतलब कंपनी ए, और आपको एक और कंपनी बी भी गिवन होगी और वो उसका साल भी कौन सा होगा 2025 का। इसमें कंपनी ए ही है, बस एक ही कंपनी है। कंपनी ए होगी तो साल डिफरेंट कर देगा और अगर कंपनी 2 होगी तो फिर साल आपका सेम कर देगा। ठीक है, अब जब हमने ये कमेंट्स लिखने होते हैं, कमेंट्स लिखने के 2 बातें। पहली वजह एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर था, क्वेश्चन नंबर 32 और 34 में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन थी। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है बेस्ड ऑन एडिशनल इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन एडिशनल इंफॉर्मेशन, और अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो फिर जर्नल रिमार्क्स देने। इफ नॉट additional information given, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो फिर हमने लिखने होते हैं जर्नल रिमार्क्स। वो मैंने आपको लिखवा दिए हुए हैं। और जर्नल रिमार्क्स लिखते वक्त भी आपने कुछ चीजें देखनी होती हैं। वो क्या? नेचर ऑफ द बिजनेस को देख लिया करें, नेचर ऑफ प्रोडक्ट देख लिया करें, और लिंक विद अदर रेशियो देख लिया करें अगर बन रहा है तो। लिंक विद अदर रेशियोज। अब कैसे होगा पता? नेचर ऑफ द बिजनेस, आपको याद होगा कि जब हम लास्ट टाइम ये क्वेश्चन किया था उसमें कहा था जी बूम लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरर है और हमने कहा जी रॉ मटेरियल की कीमतों में कोई मसला आ सकता है। हो सकता है कि वो कहता है जी जनाब फलां कंपनी है वो डेयरी प्रोडक्ट का कारोबार करती है। अब डेयरी प्रोडक्ट्स क्या होती है? पेरिशेबल गुड्स होती है, वो उसकी अपनी एक नेचर होती है। फिर लिंक विद अदर रेशियो से क्या मुराद है कि अगर हमारी गियरिंग रेशियो कम हो रही है तो हम कहेंगे हमारी फाइनेंस कॉस्ट कम हो जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बढ़ जाएगी। मतलब एक रेशियो को बेस बनाकर किसी और रेशियो के बारे में रिमार्क्स देना। अगर हमारी एनपी रेशियो जीपी रेशियो ज्यादा होती है हम कहते हैं जी हमारी एनपी रेशियो भी ज्यादा होगी। तो फिर जब जनरल रिमार्क्स लिखते हैं ना फिर हम बेस बनाते हैं, क्वेश्चन को गौर से पढ़ते हैं और जो जनरल बातें हमारे दिमाग में होती हैं वो हम एक एक लाइन के अंदर, दो दो लाइनों के अंदर लिख देते हैं। जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है ना आई कैप का वो है एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर गिवन हो। लोगों के कम मार्क्स आते हैं, आपके ज्यादा आएंगे क्योंकि ये आसान होता है। इसमें आपको सोचना नहीं पड़ता, सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन को बेस बनाकर रिमार्क्स लिखते हैं आप। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब। क्वेश्चन नंबर 32। कितने 2-4 लोग हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन नहीं किया, उनको फार्मूलाज आते हैं। तो मैं ना आप ऐसा करता हूं कि रेशियो एज इट लिख लेता हूं जो आपने फाइंड की हुई है और रिमार्क्स में लिखवा देता हूं। ठीक है,
कहते हैं एसके लिमिटेड डील्स इन अ सिंगल प्रोडक्ट फॉलोइंग आर द समराइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ जी, ये आपको 2 सालों का 2016 और 2017 का डाटा दिया हुआ है जी। फाइनेंशियल पोजीशन का डाटा भी दे दिया और एसओपीएल का भी डाटा दे दिया। ये है एडिशनल इंफॉर्मेशन। कहता है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2017 सेलिंग प्राइस डिक्रीज्ड बाय 5%। याद रखें सेलिंग प्राइस जब भी कम होगी ना, जीपी रेशियो आपका कम आ जाए। ये नहीं कि नेट प्रॉफिट कम होगा, जीपी रेशियो आपका कम आ जाए। डन। अगली बात, जीपी रेशियो डिपेंड सिर्फ 2 चीजों पे करता है, एक सेलिंग प्राइस पे और एक परचेज कॉस्ट। डन। कहता है टू बूस्ट द सेल वॉल्यूम, सेल वॉल्यूम बढ़ाने के लिए उसने कीमत कम की। अब जब भी कीमत कम करेगा जीपी रेशियो कम होगी, एनपी रेशियो। ऐसा क्यों होता है? हालांकि जीपी रेशियो कम हो तो एनपी रेशियो कम होनी चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? सेल वॉल्यूम बढ़ जाता है, बहुत सारे एक्सपेंसेस आपके होते हैं जो कि फिक्स्ड नेचर के होते हैं, उस पर कोई फर्क। तो सेल वॉल्यूम बढ़ने से, वॉल्यूम की वजह से सेल बढ़ जाती और ओवरऑल नेट प्रॉफिट हमारा ज्यादा है। कहता है ड्यूरिंग 2017 सप्लायर डिमांड प्राइसेस इंक्रीज ऑफ 4%। सप्लायर ने कहा भाई 4% कीमतें बढ़ाओ। एसकेएल रजिस्टर्ड द प्राइस इंक्रीज, कहता है नहीं हमने नहीं बढ़ानी। हाउएवर बोथ पार्टीज एग्रीड टू रिड्यूस द क्रेडिट पीरियड। कहते उन्होंने कहा जी अच्छा पहले मैं आप 20 दिन बाद पैसे देता था ना, अब मैं आपको 12 दिन बाद पैसे दे दूंगा, अब कीमत ना बढ़ाओ। तो एक तरह का उसने ना अल्टीमेटली अर्ली पेमेंट डिस्काउंट ले लिया, कीमत नहीं बढ़ने दी ना, तो अर्ली पेमेंट डिस्काउंट लेंगे। देखिए अब कंपेटिटर की कीमत बढ़ गई होगी, हमारी कीमत वही की वही रही होगी, जिसकी वजह से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होने के चांसेस है। लेकिन इस वजह से हमारी करंट रेशियो कम होगी, ज्यादा कम होगी, ज्यादा। 2 वजह बना देता है, तो कैश कम हो जाएगा लेकिन क्रेडिटर भी तो कम होंगे। करंट एसेट अगर करंट कम होंगे तो करंट लायबिलिटी भी तो हमारी कम होगी। तो आपने वन साइडेड रिमार्क्स लिखने। अगर आपकी रेशियो कम हो रही है ना, आपने कहना है क्योंकि कैश पेमेंट कर रहे हैं इसलिए कम हो रही है। और अगर आपकी करंट रेशियो ज्यादा हो रही है ना, तो आपने कहना है कि हमने सप्लायर को अब कैश पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे सप्लायर कम हो गए। जो अगर रेशियो बढ़ रही है तो बढ़ने वाली वजह आपकी वजह है, और अगर रेशियो कम हो रही है तो कम होने वाली वजह आपकी वजह। लेकिन वन साइडेड देखना है, डबल साइडेड देखोगे तो रिमार्क्स का भी जिंदगी में लिख भी नहीं पाओगे। अगर सपोज दैट 2016-17 का डाटा गिवन है ना, 2017 में करंट रेशियो बढ़ रही है, हम कहेंगे वो सप्लायर को हम अर्ली पे कर देते हैं तो हमारी लायबिलिटी कम होगी, और सब लायबिलिटी कम होने से हमारी करंट रेशियो बढ़ गई। और अगर आपकी करंट रेशियो कम हो रही है तो फिर भला क्या रिमार्क्स दोगे कि हम सप्लायर को कैश पे कर रहे हैं जिससे हमारा कैश कम हो रहा है, और कैश कम हो रहा है तो हमारे करंट रेशियो कम। ठीक होगी बात? आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये था, SKL had been running its business is rented out building whose annual rent is 15 million। उसने रेंट पे बिल्डिंग ली हुई है, 15 मिलियन पे कर रहा है। ड्यूरिंग द ईयर SKL परचेज दिस बिल्डिंग फॉर रुपीज 200 मिलियन। कहता उसने ना इस साल वो बिल्डिंग ही खरीद ली। इसका मतलब है 15 मिलियन हमारा रेंट सेव हो गया। आपने 200 मिलियन की बिल्डिंग खरीद ली। अब आप कहते हो ना कि बड़ा आसान है, ये आसान नहीं है, ये सिर्फ अक्ल वालों के लिए आसान है, और उसके लिए तो ये पासिंग FAR 1 पास है। देखो ये जो 3 टॉपिक है ना, अगर ये 3 टॉपिक के सवाल आसान होते हैं, जल्दी भी हो जाते हैं, और अगर सही हो जाए वो बंदा फेल नहीं हो सकता। और अगर आप रिमार्क्स देखें तो इनके खराब रिमार्क्स होते हैं। इसका मतलब है ये फेल होने के लिए भी फिर यही टॉपिक है, पास होने के लिए भी यही है और फेल होने के लिए भी यही है। अब यहां पर देखिए इंटरेस्टिंग, कहते हैं 200 मिलियन की बिल्डिंग पहले उसने रेंट पे ली हुई थी, रेंट दे रहा था 15 मिलियन, अब बिल्डिंग ही खरीद ली, तो डेप्रिसिएशन भी तो आएगी। अगर रेंट सेव होगा तो डेप्रिसिएशन भी। आगे देखें, फंड आर अरेंज्ड पार्शियली
थ्रू लॉन्ग टर्म लोन पार्शली। इसका मतलब है पार्शली मतलब आधा पौना जितना भी। आपने अगर लोन रेज किया तो आपकी गियरिंग रेशो खराब हो जाएगी, बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? हाई गियरिंग रेशो हो जाएगा, आपकी करंट रेशो भी कम हो जाएगी, करंट रेशो कम हो जाएगी। भले क्यों? जब भी कोई नॉन करंट एसेट खरीदो और अगर कैश उसमें दो तो करंट रेशो कम हो जाता है। भला क्यों? कैश नहीं जा रहा। अगर 200 मिलियन में 100 मिलियन लॉन्ग टर्म लोन है तो 100 मिलियन तो आपने कैश दिया होगा, 50 मिलियन चाहे दिया हो, कैश तो कम हुआ ही है ना, तो उससे आपकी करंट रेशो अफेक्ट होती है। हाँ, अगर आप लोगों ने कहा ना कि अगले साल पेमेंट पे कर देंगे तो अदर पेबल बढ़ जाएंगे, और अदर पेबल भी हमारी करंट रेशो को कम करते हैं। अब चलो जी, ये तो हो गया। लाइफ कितनी है? 40। अब देखिए 200 मिलियन को जब मैंने 40 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 5 मिलियन। अब 15 मिलियन का मेरा रेंट सेव हुआ, 5 मिलियन का मेरा एक्सपेंस बढ़ गया एक, और दूसरा मैंने जो लोन लिया है उसकी वजह से मेरी फाइनेंस कॉस्ट भी तो अफेक्ट हुई होगी। अब आए जरा, ये है अक्लमंदी। 2016 में आपकी फाइनेंस कॉस्ट 8 मिलियन थी और 2017 में हो गई 13 मिलियन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने बिल्डिंग लॉन्ग टर्म लोन से, तो इसका मतलब है बिल्डिंग लेने की वजह से आपका 15 मिलियन का रेंट सेव हो गया, 10 मिलियन की एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड हुई, नेट 5 मिलियन का बेनिफिट हुआ। जो बंदा ये बात लिख जाएगा ना तो बस आई कैप को उसने पकड़ लिया, फिर आई कैप नहीं बाहर निकल सकता। लेकिन अगर ये बातें लिंक हो रही हो प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ, ये नहीं कि तुक्के मारी जाओ, प्रॉपर जिसका लिंक बन रहा है, तो हमारा ओवरऑल नेट प्रॉफिट 5 मिलियन से बढ़ गया, और जिसकी वजह से हमारी सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बढ़ जाएगी 5 मिलियन की वजह से। क्योंकि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जहां जहां भी आएगा वहां वहां पर हमारा ये कोई इफेक्ट आएगा। आगे चलते हैं फिर तीसरा चौथा पॉइंट, 75% ऑफ सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड। फिक्स का मतलब है चाहे आपका सेल कम हो या ज्यादा हो, खर्चे चेंज। आपको पता है 2017 में सेल वॉल्यूम पहले से बढ़ा है, वो 5% कीमत कम करने से आपने सेल आपकी बूस्ट हो गया, लेकिन खर्चे तो नहीं बढ़े होंगे। जो आप ऑफिस का रेंट दे रहे होंगे वो भी उतना होगा, जो स्टाफ को सैलरी दे रहे होंगे वो भी उतनी होगी। इसका मतलब है आपका ओवरऑल नेट प्रॉफिट इस वजह से भी बढ़ गया। डन। ये 4 एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आपके हर कमेंट के अंदर इसकी इंफॉर्मेशन का जिक्र होगा बस। अब वो क्या कह रहा है? कहते हैं आपने 2016 और 17 की ये 6 रेशो फाइंड करनी है, और यहां पर जैसे अभी एक शख्स ने कहा है कि हम सब कुछ लिख देंगे। सब कुछ नहीं, क्या कहता है? कीपिंग इन व्यू दी अबव इंफॉर्मेशन। पहली बात क्या कह रहा है? ऊपर वाली इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखो, कमेंट करो प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी रेशियो पे। बस हमने सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पर कमेंट करने हैं और लिक्विडिटी रेशियो पर कमेंट करने हैं। इसके अलावा अगर कोई रेशियोज आ रही हैं हम उनको इग्नोर कर दें। ओके, अब हम चलते हैं कौन कौन सी रेशियो हैं जो 2016 और 17 की उसने कहा है। पेपर में आई कैप का ज्यादातर फॉर्मेट यही होता है, पहले वो करंट ईयर लिखता है, बाद में वो पिछला साल लिखता है। कौन कौन सी रेशियो है? जीपी, एनपी, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट इक्विटी रेशियो और करंट रेशियो। तो जनाब जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, पेपर में आपने इसका फार्मूला भी लिखना होता है, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर उसके बाद डेट इक्विटी रेशियो और करंट रेशियो। आपने तो फाइंड किए हुए हैं ना, तो आप बता दें जनाब मुझे 2017 का जीपी रेशियो कितना है? 20.64। और 16 का फिर 8.6%।
6.82%. 9.56. 9.56. 8.33. 37.8. 27.8. 1.8. 2.9. अब मेरे ख्याल में आधे नंबर इसके होंगे और आधे नंबर इसके रिमार्क्स के होंगे। ठीक है, अब रिमार्क्स जब हम लिखेंगे ना, और उसने सिर्फ रिमार्क्स जो हमसे पूछे हैं ना, वो एक तो पूछे हैं जीपी रेशो, एनपी रेशो, रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। उसने अलग से किसी रेशो का नाम नहीं लिया, उसने कहा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। अब ओवरऑल देखें तो एक रेशो कम हो रही है और 3 रेशो बढ़ रही है। अब देखिए रिमार्क्स लिखने का तरीका, कम होने की वजह लिख देंगे और ज्यादा होने की वजह लिख देंगे। ये नहीं देखेंगे ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, नहीं, सिर्फ जो ज्यादा जिस जिस वजह से हो सकते हैं और वही इंफॉर्मेशन जो इस्तेमाल करते। ठीक है, फिर इस रेशो को नहीं लिखेंगे क्योंकि उसने पूछा ही नहीं। पहले जनरल भी लिखेंगे कि किसकी बेटर है। नहीं नहीं वो लिख सकते हैं, लेकिन जब वो कहता है ना वेरिएशन बताओ, तो फिर सिर्फ वेरिएशन बताओ। और फिर उसने क्या पूछा है, करंट रेशियो के बारे, लिक्विडिटी रेशियो के बारे में, तो हमने सिर्फ इनके रिमार्क्स लिखने हैं जिसके बारे में उसने नहीं पूछा, मतलब डेट इक्विटी रेशियो के बारे में नहीं पूछा, तो हमने डेट इक्विटी रेशियो के बारे में बताना भी नहीं। अब रिमार्क्स लिख लो जरा, पहले हम लिखते हैं रिमार्क्स ऑन प्रॉफिटेबिलिटी या कमेंट्स ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। GP ratio is lower than या GP ratio reduced in 2017 because of reduce selling price to boost sales या to increase market share। पहले हमने लिखना है क्योंकि जीपी रेशियो कम क्यों हुई वो वजह लिख दी। उसके बाद अब बाकी सारी रेशियो बढ़ी है, अब बढ़ने की वजह लिखेंगे। पहला हम लिखेंगे रेंट ऑन बिल्डिंग ₹15 million saved in 2017 as against depreciation expense 200 डिवाइड बाय 40 5 million, ऐसे करके लिखोगे तो वो वैसे ही बड़ा खुश होता है। एंड फाइनेंस कॉस्ट increased by ₹5. Net increase in profit is 5 million. Net increase in profit ₹5 million. That increase net profit या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक होगी बात। दूसरी वजह एक ये भी लिखनी है, लिख लेते हैं। 75% ऑफ सेलिंग एंड एडमिन expenses are fixed that remain unchanged due to increase in sale volume. If that increase net profit.
अब देखिए कोई भी ऐसी वजह है जो हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन के बाहर लिखी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन का ही जिक्र करना है बस, किस वजह से ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बढ़ रही है, किस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कम हो रही है। हम ये भी कह सकते हैं कि हम वो जो पेमेंट कर रहे हैं तो इस प्राइसेस तो चेंज हुई नहीं, परचेज कॉस्ट नहीं चेंज हुई, ना कम हुई है ना ज्यादा हुई। उसके बाद हम चले जाते हैं करंट रेशियो के ऊपर। अब करंट रेशियो पहले से कम हुई है ज्यादा? कम हुई है। उसकी दो वजह है। एक तो आपने बिल्डिंग जो खरीदी है और पार्शली आपने कैश पे किया है, और दूसरा हमने अर्ली पेमेंट टू सप्लायर कर, उससे भी हमारी करंट रेशियो पहले से कम हो जाएगी। कम हो रही है ना, हमने कम करनी है तो पेमेंट को देखना है कि कैश हमारा कम हो रहा है, सप्लायर को कैश देना। वैसे तो हमारे क्रेडिटर भी कम हो रहे हैं, वो अगर बढ़ते तो वो बताते, हमने कम करने वाली रीजन बतानी, तो कम होने वाली रीजन बताओ। ठीक है, तो लायबिलिटी कम होती है तो करंट रेशियो बढ़ती है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे पार्शली बिल्डिंग purchased on cash that reduce liquidity ratio या करंट रेशियो, और दूसरा अर्ली पेमेंट टू सप्लायर। पानी दे जाना शायद, मिलके आपने चाहिए दे जाओ। हाँ जी, अर्ली पेमेंट टू सप्लायर दैट रिड्यूस कैश, और जिसकी वजह से हमारी करंट रेशियो कम हो जाए। ठीक है, ये सेंटेंस मेकिंग थोड़ी सी बेहतर करनी है, बट कंप्रीहेंसिव। ज्यादा लंबे चौड़े पैराग्राफ लिखने की बजाय कम अंग्रेजी में बात समझाने की कोशिश करें। ठीक होगी बात। अब अगर हम यहां पर देखें, आई कैप की वर्डिंग भी हम देख लेते हैं एक नजर। सबसे पहले वो क्या कह रहा है, इंक्रीज सेल वॉल्यूम एज अ रिजल्ट ऑफ 5% डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस। यहां पर बैकर जीपी रेशियो क्यों रिड्यूस हुआ, क्योंकि आपने वो सेलिंग प्राइस कम कर दी। फिर उसने एक्विजिशन ऑफ बिल्डिंग वाली बात लिखी, और इस चीज में नहीं जाना कि इसने ये क्या लिखा हुआ है, ये जो टेक्निकल चीजें हैं इस पर हम अगर जाएंगे, ये सी फैप के लेवल की चीजें, या कॉस्ट अकाउंटिंग वाले तो ऐसा कह सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, सेल प्राइस का जो इफेक्ट है वो निकाल के बाकी बच जाएगा वॉल्यूम का, तो ये पता चल जाता है कि वॉल्यूम कितना बढ़ा। तो हमें उसकी इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, टाइम जाया होना आपका। एक्विजिशन ऑफ बिल्डिंग, ये वही लिखा हुआ है कि सेविंग एक्सपेंसेस रेंट 15 मिलियन हायर देन डेप्रिसिएशन और फाइनेंस। इसमें 200 मिलियन थोड़ी देना जो कैश की, बस एक ही फैक्टर है। नहीं 200 मिलियन नहीं गया, आधा लोन, तो वो बताया तो था कि हमारी करंट रेशियो कम हो जाएगी। इसमें मतलब उसको मिक्स नहीं करना है, एक चीज को फोकस करके उसका रिमार्क्स लिखो, दो को इकट्ठा ना करो, आसान हो जाएगा काम। And 75% selling are fixed expenses, they not increase due to increase in sale volume, economy of scale। फिर लिक्विडिटी में वो क्या कहता है, कैश पेमेंट टू परचेज ऑफ बिल्डिंग और प्रॉन्ट पेमेंट टू सप्लायर। आगे लिख रहे विच डिक्रीज द करंट लायबिलिटी, अगर करंट लायबिलिटी कम होती है तो उसे करंट लायबिलिटी कम नहीं करनी चाहिए, उसे कि दैट रिड्यूस द कैश, क्योंकि हमने बढ़ने वाली रीजन लिखनी है, कम होने वाली रीजन नहीं। अच्छा, ये एक सवाल पेपर में आया, 3 सवाल इसके भी आ चुके हैं, 3 या 4 एडिशनल इंफॉर्मेशन को बेस बना के, 4 है मेरे ख्याल में, आप मेरी मार्क्स लिख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 34 भी आपने लिखा होगा। जी, लायबिलिटी बड़ी, कौन सी लायबिलिटी? लॉन्ग टर्म लोन है, वो करंट रेशियो को इफेक्ट नहीं करता लॉन्ग टर्म लोन। हाँ, उसका करंट पोर्शन ऑफ लोन कह सकते हैं कि जो पेमेंट आती है कि वो हम नहीं वो इंस्टॉलमेंट में पे करते तो एक पेमेंट उधर ला सकते हैं। पूरा लॉन्ग टर्म लोन गियरिंग रेशियो को खराब करेगा, गियरिंग रेशियो को हाई गियरिंग रेशियो कर देगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे किसका?
अच्छा, सेल वॉल्यूम का नेट प्रॉफिट भी पड़ता है, जीपी रेशियो पे नहीं पड़ता। हाँ, सेलिंग प्राइस का दोनों में पड़ता है। चलिए, ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा सवाल है। अच्छा, ये ना दिमाग से सुनना पड़ता है, यानी आपको पता है जब थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं सो जाएं, अभी सर कुछ लिखवाएंगे तो हम लिख लेंगे, तो इसलिए मैं थ्योरेटिकल लिखवा भी देता हूँ ताकि चलो आप एक्टिव रहें थोड़ा सा, ठीक है। हाँ जी, ये सवाल हमारे पास आगे जी, कंज्यूमर गुड्स है, एक सारा डाटा गिवन है, सेम क्वेश्चन है, आपको 2020 की रेशियो उसने दे दी और ये सारे पास पेपर के, इसका मतलब है अगर एक बंदा पास पेपर करके जाए तो बाद में जब 2-3 सवाल बल्कि 4-3 सवाल और भी आए तो फिर तो आइडिया हो जाना चाहिए। जीपी रेशियो, इंटरेस्ट कवर रेशियो से सारी रेशियो बता दी, 8 रेशियो टोटल बता दी और फिर ये इंफॉर्मेशन दे दी। अब सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं कि उसने क्या पूछा है, क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट को ही आपने देखना है। सबसे पहले कहता है कंप्यूट 2021 रेशियो एज कंपैरिजन विद 20, मतलब वही 8 रेशियो हमने 2021 की भी फाइंड करनी है। फिर कीपिंग इन द व्यू फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग डिसीजन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मैनेजमेंट रिपोर्ट, प्रोवाइड रीजंस ऑफ वेरिएशन। ये सबसे अच्छा सवाल होता है। उसने ये नहीं कहा इंक्रीज या डिक्रीज, कहता बस वेरिएशन क्यों आई ये वजह बता दे, ये तो बहुत आसान हो। सिर्फ हमें ये सिर्फ वो वजह बता देनी है कि अच्छा ये वजह हो सकती है। ये जनरल वाले है तो जनरल वाले, लेकिन आप यहां से निकालने हैं कि जब एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगी हम बाहर नहीं जा सकते। तो सबसे पहले तो ये सारे फार्मूलाज मुझे लिखवा दें, जीपी, एनपी, इंटरेस्ट कवर, इन्वेंट्री होल्डिंग 2021 है और 2022 20। सबसे पहले जीपी, फिर एनपी, फिर इंटरेस्ट कवर, इन्वेंट्री होल्डिंग, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट, इन्वेंट्री होल्डिंग, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट, डेटर्स टर्नओवर, रिलेटेड पेमेंट, क्रेडिटर्स पेमेंट, फिर एसिड टेस्ट। ये आपको उसने 8 रेशियो दे दी, 2020 की रेशियो उसने बताई हुई है और 2021 की रेशियो आपने फाइंड करनी है कंपैरिजन में और फिर रिमार्क्स लिखने। हाँ, ये रिमार्क्स हर रेशियो के ऊपर लिखने, कहते हैं हर एक की वेरिएशन की वजह बताओ। इसलिए ये नहीं कहा कि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, उसने कहा हर रेशियो की वेरिएशन की वजह बताओ। 2020 में 21 में कितनी रेशियो थी जीपी? 21 में 21 में बता दे पहले। 11.6%, 11.6%, 7.5%, 9.5%, 7.5%, 3.9, कितना? 3.9, 3.9%, 5.6 times, 5.6 टाइम, 2.4 times, 2.4 टाइम, 84.5 days, 84.5 days, 90.4 days, 90.4 days, 25 with 25.8%, 16.8%, 6.1 times, 7.3 times, 28.8, 5.1, 2.03, 0.9. हाँ जी। हमने अब इसकी वेरिएशन की वजह, जीपी रेशियो भी हमारी बढ़ रही है और जीपी रेशियो पे तो वजह ही दो बनती है, परचेज और सेल प्राइस, दोनों की प्राइस। एनपी रेशियो की बहुत सारी वजूहात होती है। चलो जी पढ़ें फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन। किससे? मैं तो कहता हूँ आप लोगों से रीड करवा लेते हैं ताकि ये जिसको नींद आ रही है ना उसको नींद भाग जाए उसकी, अंग्रेजी पढ़ के। किसको नींद आ रही है? हाँ नूर, नहीं आ रही? किसी को नहीं आ रही? चलो फिर मुझे आ रही है, मैं ही पढ़ देता हूँ।
QL renew a large contract with customer. In the renewed contract, extended credit terms were given to the customer. कहता है वो कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर रहा है और उस दौरान वो अपने कस्टमर को ज्यादा टाइम दे रहा है। डन। डेटर की वजह, डेटर टर्नओवर रेशियो में फर्क आएगा या नहीं? देखो ना, इसकी वजह से कलेक्शन पीरियड और डेटर टर्म, कलेक्शन पीरियड और कलेक्शन पीरियड कम होगा ज्यादा होगा। कलेक्शन पीरियड ज्यादा होने की वजह से डेटर टर्नओवर की आंसर कम आएगा क्योंकि इसका कलेक्शन पीरियड ज्यादा हो रहा है। तो आपको पता है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, बात समझ रहे हो ना? तो इस वजह से उसने ये पूछा ही नहीं इंक्रीज या डिक्रीज, कहता वेरिएशन क्यों आई। अब आप देखिए अपने सवाल के अंदर ये है डेटा टर्नओवर आपका, ये आ गया ना, फर्क आया है ना? मतलब क्यों आया? हमने कहना है क्योंकि उसने जब कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया तो एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स की वजह से ये डेटा टर्नओवर चेंज हो गया और इसकी वजह से हमारा होल्डिंग टाइम भी कम हो जाएगा क्योंकि हमारी सेल बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब हम अपने कस्टमर को ज्यादा टाइम देंगे तो हमारे कस्टमर पहले से ज्यादा चीजें खरीदने लग जाएंगे जिससे हमारा होल्डिंग टाइम है वो पहले से कम हो जाएगा। ठीक होगी बात? एक यहां पर तो हम डायरेक्ट वजह लिख सकते हैं ना, पहली वजह इसके सामने लिख देंगे ड्यू टू extended credit period given to the customer. Extended credit period या terms given to customers. ये तो सीधी सीधी वजह बन रही है कि हमारे डेटर टर्नओवर क्यों चेंज हो रहे हैं या क्योंकि हमारा वो एक्सटेंडेड वो टाइम बढ़ा दिया है, कलेक्शन टाइम बढ़ा दिया। ठीक होगी बात? आगे चलते हैं, आगे अंग्रेजी पढ़ते हैं। कहते हैं अ मेजर सप्लायर एग्री टू रिड्यूस द प्राइस बाय 10%। वो परचेज प्राइस कम होगी, जीपी रेशियो कम हो जाएगी, ज्यादा जीपी रेशियो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और नेट प्रॉफिट की रेशियो भी उसकी वजह से ज्यादा हो जाएगी। आगे वो कहता है द कंडीशन ऑफ कैश परचेज ओनली, हमारे क्रेडिटर भी कम हो गए क्योंकि हम ज्यादा स्टॉक अब किस पे खरीदने लगे हैं? कैश पे। आगे वो कह भी रहा है दिस रिडक्शन हेल्प क्यूएल टू अवॉइड इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ इट्स प्रोडक्ट डिस्पाइट इंक्रीज इन प्राइसेस बाय कंपेटिटर। कंपेटिटर ने कीमतें बढ़ा दी क्योंकि उनको डिस्काउंट मिला ही नहीं और हमने कीमतें नहीं बढ़ाई क्योंकि हमें डिस्काउंट मिल गया कैश परचेज की वजह से। तो इस वजह से हमारी सेल वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल करंट रेशियो तो बड़ा इफेक्ट होगी। कैश परचेज से हमारी करंट रेशियो पहले से कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। वो देखेंगे कम हुई है तो कम होने वाली वजह, ज्यादा हुई है तो ज्यादा होने। आगे चलते हैं। अच्छा पहले इसको हम चलो एक दफा पढ़ लेते हैं, फिर सारी जहां जहां पर जो जो मसला आता है ना ये ध्यान से सुनने वाली है। पूरे सवाल के अंदर एक ही चीज इंपॉर्टेंट होती है बस, पूरे सवाल के अंदर, जिसको मैं कहता हूं थोड़ा प्रोफेशनल बंदा डील करता है। ये जो थोड़े से आप लापरवाह होते हैं ना, मतलब अभी आपके में बचपन नहीं गया, इससे मैं कहता हूँ मतलब अभी भी अपने आप को आप बच्चा समझते हो, अल्लाह के बड़े हो गए हो और इस एज में लोग अच्छे खासे स्टेबल भी हो जाते हैं जो बिजनेसमैन के बच्चे होते हैं। तो इसलिए आप अपने आप को ना वो बचपने से निकाल लो कि आप बच्चे हो पेपर, ये प्रोफेशनल डिग्री है, थोड़ा सा एटीट्यूड प्रोफेशनल होना चाहिए। ये सवाल देखिए, इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल डिमांड, इसका मतलब पता क्या है? इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल डिमांड, आपको स्टॉक ज्यादा चाहिए, आपको क्रेडिट सेल ज्यादा करनी है, स्टॉक ज्यादा चाहिए, उसके लिए आपको पैसे चाहिए। वर्किंग कैपिटल डिमांड का मतलब ये होता है ना कि सादा मैं बात बताऊं, आपको क्रेडिटर की पेमेंट के लिए पैसे चाहिए, स्टॉक खरीदने के लिए पैसे चाहिए, स्टॉक बेचने के लिए स्टॉक चाहिए। ठीक है, ये होती है वर्किंग कैपिटल डिमांड। आगे वो कहता है वर मेट बाय मेकिंग अ शेयर इशू, वर्किंग कैपिटल डिमांड को पूरा करने के लिए पैसे कहां से लिए? शेयर इशू करके। और जब शेयर इशू करोगे गियरिंग रेशियो कम हो जाएगी क्योंकि आपकी इक्विटी बढ़ गई ना, इक्विटी बढ़ गई। अब आगे पढ़ो जरा, वो कहते हैं अ पार्ट ऑफ द प्रोसीड फ्रॉम इशू वर आल्सो यूज्ड टू प्रीपे अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन। इस अंग्रेजी का मतलब क्या है? आपको जैसे घर का सामान खरीदना था, आपने लोन ले लिया और सॉरी शेयर इशू कर दिए। ये जो
कंपनी का घर का सामान होता है ना, ये वर्किंग कैपिटल कहते हैं इसे। तो कंपनी ने वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे चाहिए थे, उसने शेयर इशू करके पैसे इकट्ठे कर लिए, वो जितने का सामान आ गया, बाकी के पैसे से उसने कंपनी ने अपना लोन पे कर दिया। एक तो गियरिंग रेशो कम, इंटरेस्ट कवर रेशो बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट कवर रेशो क्यों बढ़ेगी? जब लोन पे कर दो, फाइनेंस कॉस्ट बचेगी, फाइनेंस कॉस्ट कम हो जाएगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डिनोमिनेटर कम हो गया उसका, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, रिटर्न ऑन कैपिटल भी बढ़ेगी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, लेकिन इक्विटी भी तो बढ़ रही है, उसमें भी तो देखना है ना कि बढ़ेगा तो बढ़ने वाली वजह बताएंगे, कम होगा तो कम होने वाली वजह लिखेंगे। बिल्कुल, शेयर इशू करेंगे ना तो आपका डिनोमिनेटर बढ़ गया, इक्विटी बढ़ गई ना, और जितना आपने डिनोमिनेटर बढ़ाया उतने तो प्रॉफिट नहीं बढ़ा ना, उतनी तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस सेव नहीं हुई ना। आपने 5 करोड़ का, वो तो चलो 1 लाख बच जाएगा, 5 करोड़ के बदले 2 लाख बच जाएगा, लेकिन आपने ये बात रखनी है कि अगर कोई चीज कम हो रही है ना तो कम होने वाली वजह लिखो, ज्यादा हो रही है तो ज्यादा होने वाली वजह। अब लास्ट में ये भी इंटरेस्टिंग है, you were disposed of the main warehouse in the last month of the year at the gain of rupees 25 million. The sale proceed temporarily invested in short term investment. क्या कह रहा है? अच्छा, ये एक मैं सादा बात बता दूं, कोई भी नॉन करंट एसेट खरीदो ना और कैश के जरिए पेमेंट करो तो आपकी करंट रेशो खराब हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर कोई नॉन करंट एसेट बेचो तो आपकी करंट रेशो बढ़ भी जाएगी, करंट रेशो भी बढ़ेगी, रिटर्न ऑन एसेट भी बढ़ेगा और अच्छा खासा बढ़ेगा। ओके होगी बात? अब ये सारी वजह लिख ली, इसके बाहर आपकी कोई वजह नहीं होनी चाहिए, रिमार्क्स लिखते वक्त इसके बाहर कोई वजह नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं अपने रिमार्क्स पे। देखिए जी, आपकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ज्यादा हो रही है, क्यों ज्यादा हुई भला? परचेज कॉस्ट कम, डिस्काउंट अवेल्ड फ्रॉम सप्लायर, discount availed on cash purchases, ये वजह है। एनपी रेशियो बढ़ रही है तो बढ़ने की वजह लिखते हैं, एक तो जीपी रेशियो ज्यादा है इसलिए एनपी रेशियो, और इसमें तो नंबर ऑफ वजह लिख सकते हैं। वेयर हाउस भी तो गेन पे बेचा है, फिर हमने लोन भी पे किया, उसमें भी तो वो सेव हुआ है, इतनी वजह लिख सकते हैं हम, आपकी सोच है। ये बात समझ लगी? अच्छा, ये मैं आपको वो चीजें साथ साथ पढ़ाता भी हूँ, फिलहाल सिर्फ हम और डिस्कशन करते हैं। अब आ जाए, आपका इंटरेस्ट कवर रेशियो ज्यादा हुआ, पता है आपने लोन पे कर दिया जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस कम हुआ, फाइनेंस का सेव होने की वजह से आपका प्रॉफिट बिफोर वो जो टैक्स है वो भी आपका, क्योंकि उसके अंदर तो गेन ऑन वेयर हाउस भी आना है ना, आपका गेन ऑन वेयर हाउस ने ना सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बढ़ा देनी, ठीक है। होल्डिंग टाइम 90 से 84 दिन हो गया, एक तो आपने क्रेडिट टर्म्स, दूसरा आपने कंपेटिटर की निस्बत आपने सेल प्राइस नहीं बढ़ाई, उस सवाल के अंदर लिखा हुआ था ना कि आपको कुछ डिस्काउंट मिल गया, उसकी वजह से आपने कीमत नहीं बढ़ाई, उस वजह से आपका होल्डिंग टाइम कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, होल्डिंग टाइम कम होगा क्योंकि स्टॉक जल्दी बिकना शुरू हो जाएगा ना। रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट, वो तो वेयर हाउस बेचा है हमने, उससे हमारा कैरिंग अमाउंट भी नीचे कम होगी, ऊपर प्रॉफिट भी बढ़ गया। डेटर टर्नओवर, वो हमने ज्यादा टाइम देना शुरू कर दिया डेटर्स को, ये तो कम होना ही होना था, भला क्यों? हमने कैश परचेजेज डिस्काउंट के चक्करों में कैश परचेजेज इस्तेमाल करना शुरू कर दी और आपका एसेट टच रेशियो अच्छा खासा बढ़ गया, और ये सिर्फ वेयर हाउस के बेचने की वजह से बढ़ा, ऊपर से हमारी लायबिलिटी भी कम हुई है। अब वो कम होने वाली वजह लिखो, आपने सप्लायर को पेमेंट कर दी, आपकी करंट लायबिलिटी कम हो गई, वेयर हाउस बेचकर अचानक कैश आ गया, और ये चीजें करंट रेशियो खराब हो जाए ना तो डिफॉल्ट होने का खतरा होता है, बैंक करप्ट होने का खतरा होता है। तो फिर ये कंपनियां क्या करती है, अचानक कोई ना पुराना एसेट अपना बेच देती, वो करंट रेशियो। विंडो ड्रेसिंग भला किसे कहते हैं?
आपने अपनी इस तरह से रेशो प्रेजेंट करना जो एक्चुअल वैसी नहीं है। अब देखिए, आपने अपने पास ना ज्यादा कैश शो करना है, आप ऐसा करें कि अपने सप्लायर को लटका दें। ये नहीं कि रस्सी में लटका देना, वैसे दिल तो बंदा करता है कि जो बंदा पैसे मांगता है, देते वक्त तो बंदा 2-4 टाइम या 1-2 दिन दुआएं देता रहता है, अच्छा उसने मुझे पैसे दे दिए, भला किया है। जब वो पैसे मांगता है ना, फिर बंदे का दिल करता है कि फोन से निकल कर, उसको फोन आ रहा था ना पैसे मांगने के लिए, असद तनवीर का आप लोगों को मैसेज आता होगा तो ये तो फिर भी एक और चीज है, जब वैसे फैमिली के अंदर जो पैसे को लेन देन हो ना, तो दोनों बंदे बुरे लगते हैं। जिसके हमने देने हो ना वो भी बुरा लगता है, और जिससे लेने हो वो देता नहीं है इसलिए बुरा लगता है बंदे को। फिर जिसके देने हो ना दे और जिससे लेने में फिर मांगता रहे, मिल जाए ठीक है, नहीं तो अच्छा इसकी टर्म्स आ जाए, जो आई कैप ने लिखी है उसको भी देखते हैं। अभी तो हमने अपनी वजह लिखी है, सो ये पढ़ने वही बनी है सारी। वही वाली है। क्या लिखा हुआ है? ये पढ़ाने का बार बार मकसद ये नहीं है कि मुझे आपकी अंग्रेजी पे डाउट है, जो आपने सेंटेंस लिखना है ना उसका कोई मतलब कुछ और हो जाता है। अलहदा क्या मतलब? छत में बिठा के बारिश में? अच्छा रिडक्शन, ये देखें वही लिखी हुई है सारी, एक नजर आपने बल्कि पढ़ ली होंगी। अब आए जरा इसके इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के ऊपर। 16 नंबर का ये सवाल आया था पेपर में और कमाल था। क्वेश्चन नंबर 28। ये जनाब सवाल था, ये 5 मिनट में सवाल हो जाना था। नहीं घर से निकल, क्योंकि आप लोग पता नहीं कब घर जाओ, अभी तो आपने हॉस्टल में जाना। अच्छा 16 नंबर का सवाल आया था और बहुत ज्यादा स्टूडेंट इसमें से पासिंग मार्क्स ही नहीं ले पाए, और ये सवाल सबसे ज्यादा आसान। अगर इसका आई कैप के रिमार्क्स देखो तो आई कैप कहता है कि कोई 10-12 बच्चे ने इसमें से सिर्फ पासिंग मार्क्स ले सके। अब उसकी वजह क्या थी? 16 नंबर का सवाल था, सबने हल किया ऑलमोस्ट, और नंबर कितने लिए? 6 या 7, और जो कि ले सकते थे नंबर 12 या 14। वजह सवाल को पिक ही नहीं किया। अब सवाल हम पढ़ते हैं, क्योंकि आई कैप जब पैटर्न चेंज करता है, याद रखें जब आपको लगे ना ये सवाल आपने पहले जिंदगी में नहीं किया, पहली दफा आपके सामने आया, तो हमेशा आसान सवाल होता है। ईपीएस, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। जब भी आपको ऐसा लगे, जैसे ये सवाल जब पहली दफा आया, बच्चों ने पता नहीं उसमें क्या है, उसने रेशो का नाम ही नहीं कहीं लिखा। अब सवाल पढ़ते हैं मिलके, कंप्यूट रेलेवेंट रेशो, एक सवाल फॉर एसएलएनटीएल टू असेस, ये दूसरा सवाल। ये 2 सवाल थे, बच्चों ने सिर्फ ये किया था, ये नहीं किया था, जिसकी वजह से वो नंबर पूरे ले सकते थे। ये नहीं कि वो उनको आता नहीं था सवाल, उनको पता ही नहीं चला। जैसे सबसे पहले उसने कहा, अब सवाल देखते हैं क्योंकि सवाल ऊपर है ही नहीं, सवाल यही है, कहता है कंप्यूट रेलेवेंट रेशो, जो बनती है वो रेशो फाइंड करना, और असेस करना which company seems to give more incentive to its customer to pay on time। कौन सी कंपनी अपने कस्टमर को इंसेंटिव देगी जल्दी पैसे पे करने पर? पहले कौन सी रेलेवेंट रेशो है? एवरेज कलेक्शन पीरियड या डेटा टर्नओवर? एवरेज कलेक्शन पीरियड। वो कहते हैं ना कि हम कहते हैं कि कस्टमर को इंसेंटिव दे दो, वो जल्दी पैसे दे देंगे। ये बात हमने पढ़ी है कैश ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर। अब इसका मतलब है कौन सी रेशियो फाइंड करनी है? एवरेज कलेक्शन टाइम, एवरेज कलेक्शन टाइम। ये आया पहले सवाल का जवाब। उसने अब दोबारा पढ़ो, विच कंपनी सीम्स टू गिव मोर इंसेंटिव टू, उसका नाम भी लिखना था कि किस कंपनी मोर इंसेंटिव देगी। कौन सी कंपनी
मोर इंसेंटिव दे रही है। अब दोनों का आंसर आ जाएगा, किसका ज्यादा वाला आंसर मोर इंसेंटिव का होगा या कम वाला? कम वाला या ज्यादा वाला? कम वाला, क्योंकि जिसके कस्टमर जितने कम टाइम में पेमेंट करेंगे वो कंपनी ज्यादा इंसेंटिव देगी। तो आगे एक लाइन लिखनी थी, दोनों जवाब निकाल के, जैसे सपोज दैट एसएल टीएल, और आगे लिखते कि टीएल गिव मोर इंसेंटिव टू इट्स कस्टमर, पे ऑन टाइम। ये सेंटेंस के नंबर थे, और ये सेंटेंस बच्चों ने नहीं लिखा, वो ये लिखकर आ गए एवरेज कलेक्शन टाइम, दोनों को फाइंड कर दिया। नंबर कितना मिला? 1। टोटल 8 रेशियोज है, 8 नंबर थे फार्मूले के और 8 नंबर थे रिमार्क्स के। अब अगर इन 8 में से एक रेशियो भी उसकी गलत हो गई, 8 तो ना मिले ना, चला गया 7 नंबर पे। और अगर वो रिमार्क्स साथ साथ लिखता तो 14 नंबर मिलते, रिमार्क्स नहीं लिख सका तो 7 नंबर, तो 16 नंबर का सवाल था, और 8 नंबर थे फार्मूले के और 8 नंबर थे इस लाइन के लिखने के। और क्या, अब हर चीज के साथ जब पढ़ोगे ना, विच कंपनी सीम्स टू, फिर आपको जवाब का पता चलेगा कि यहां पर 2 सवाल पूछे गए हैं। आगे देखें, विच कंपनी सीम्स टू अवेल एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स फ्रॉम इट्स सप्लायर। फार्मूला कौन सा है? एवरेज पेमेंट पीरियड। आंसर वाला, आंसर केस कौन सा आएगा? विच कंपनी सीम्स टू, ज्यादा आंसर वाले कंपनी का रिमार्क्स देंगे या कम वाला? ज्यादा वाला, क्योंकि उसने साफ साफ पूछा है कौन सी कंपनी ज्यादा टाइम ले रही है पेमेंट के लिए। तीसरे नंबर पर, विच कंपनी सीम्स टू बी मोर एफिशिएंट इन यूज ऑफ कैपिटल। कौन सी कंपनी एफिशिएंटली कैपिटल इस्तेमाल करती है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल थोड़ी, और वो तो होता है डेटर टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर। कैपिटल होता है हमारा शेयर कैपिटल और लोन, इसे कैपिटल बोलते हैं। अब सपोज एक का 20% आ गया, एक का 22% आ गया, इसका मतलब क्या है? वो 100 रुपया इन्वेस्ट करके 20 रुपया कमा रहा है, वो 100 रुपया इन्वेस्ट करके 22 रुपया कमा रहा है। कौन एफिशिएंट होगा? 22। कीप लोअर सेलिंग प्राइस टू गेन मार्केट शेयर, रेशो कौन सी है? कौन सी? जीपी रेशो। और किसका आंसर लोअर वाला आंसर होगा, हायर वाला? बस आपका अगले नंबर गया है पुत्र। वो भाई जो सेलिंग प्राइस कम करेगा उसकी जीपी रेशो कम आएगी, और वहां पर तो मैं होना भी नहीं है। जिसकी जीपी रेशो कम आएगी वो सेलिंग प्राइस कम करके अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहता है। नहीं, ये जो सेंटेंस है ना, ये सिर्फ जीपी रेशो का है, सिर्फ जीपी रेशो। और जीपी रेशो में हमने सेंटेंस ही 2 लिखे हुए हैं, या परचेज प्राइस या सेल प्राइस। आगे, बेटर लिक्विडिटी पोजीशन। अच्छा, जब आप ये सवाल किया गया करंट रेशो फाइंड की, जिसकी करंट रेशो ज्यादा है आगे उसका नाम लिख देंगे। लेकिन जब पेपर में ये बच्चे सवाल करते हैं करंट रेशो दोनों की बराबर आ गई, फिर क्या फाइंड कर लेते? क्विक रेशो। तो फिर क्विक रेशो से पता चल जाता कि किसकी बेटर पोजीशन। चलो यहां पर देखें, हायर एबिलिटी टू कन्वर्ट इट्स एसेट्स इनटू प्रॉफिट, रिटर्न ऑन एसेट्स, नॉन रिटर्न ऑन एसेट, क्योंकि उसने सिर्फ एसेट का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो जिसका आंसर ज्यादा आएगा वो ज्यादा अपने एसेट्स को प्रॉफिट में तब्दील कर रहे हैं। चलिए, कंट्रोल ऑपरेटिंग एक्सपेंस मोर एफिशिएंटली। पहले तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते कौन से? ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट के दरमियान जितने खर्चे हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और जो ग्रॉस प्रॉफिट के दरमियान जो खर्चे होते हैं, एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, उसे क्या बोलते हैं? अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स। क्योंकि मैंने बताया था एसओपीएल का कोई भी एलिमेंट हो। अब चलो हो गया, किसका आंसर ज्यादा अच्छा होगा? कम वाला या ज्यादा वाला? कम वाला। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस कम होने वाला ही है। मिसाल के तौर पर एक का 7% है, एक का 12% है। ये 100 रुपए की सेल पर 7 रुपए खर्चा करते हैं, ये 100 रुपए की सेल पे 12 रुपए खर्चा करते हैं, तो ये वाला बेस्ट होगा। और आपने सिंपल ये लिखना है, एसएल और आगे ये सेंटेंस, टीएल और आगे ये सेंटेंस, लास्ट
नहीं, उसके अंदर ना एनपी के अंदर ना फाइनेंस कॉस्ट और अदर इनकम भी आ जाती है। ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं ना, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और जीपी रेशियो के दरमियान ना। लास्ट चले, अब ये आपने नहीं बताना, पूछ रहे हैं मैंने। Which company seems to higher ability to raise bank loan in future? किसी ने बोलना नहीं। Which company have higher ability to raise bank loan? पहले बताएंगे रेलिवेंट रेशो। हाँ जी, नूर बोलना नहीं, गेयरिंग रेशो। चलो जी, आगे आपने बताना है। चले आप बताएं कि कौन सी कंपनी हाई गेयरिंग रेशियो कंपनी या लो गेयरिंग रेशियो फ्यूचर में लोन ले सकती है? लो गेयरिंग, क्योंकि जो हाई गेयरिंग है उसका पहले ही लोन ज्यादा है। सवाल बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था और बहुत आसान था। मैं अभी ये इसकी मेरे पास वो रिमार्क्स की अभी मैंने फाइल तैयार नहीं की, आप या खुद जाकर पढ़ लेना इसके रिमार्क्स, आपको पता चल जाएगा। वजह ये नहीं थी बच्चों को आता नहीं था। सवाल में उसने कहा रेलिवेंट रेशियो फाइंड करनी, वो सारे फार्मूले, एक आधा तो फार्मूला उनका गलत हो गया होगा। वो उसमें जीपी रेशियो वाला, वो जीपी रेशियो वाला गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि वो अक्सर स्टूडेंट्स को ये पता नहीं चलता। हालांकि ये सेंटेंस जहां भी लिखा हो ना, ये होता है जीपी रेशियो। या जैसे अभी वो एफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल, कुछ लोगों ने वर्किंग कैपिटल बना दिया, वो वर्किंग कैपिटल की तो केली को रेशियो भी नहीं है। ठीक होगी बात। चले जी, आपने कल का जो आपका काम है वो आपने सिंपल ये करना है। आपके पास पास पेपर तो आपने ले ली है। 2025 में जो भी रेशियो एनालिसिस का सवाल है, फिर 2024 और 2023, ये 3 साल के पेपर आपने देखने हैं। और उसमें जो भी सवाल आपको IS 33 का मिले, फ्रेमवर्क का मिले और रेशियो का मिले, आपने वो कर देना। नहीं, एक आधा किसी में होता है, किसी में नहीं होता। 2023 की 2 अटेम्प्ट, 2024 के 2 अटेम्प्ट और 2025 की एक ही अटेम्प्ट है। उसमें आपको जो भी सवाल मिलेगा वो आपने कल अटेम्प्ट करने। 2023, 2024 और 25, ये 15 नहीं है, वो छोटे छोटे सवाल, सिर्फ 3 सवाल करके आने हैं हर पेपर के। 33, रेशियो और फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का तो एक आधा सेंटेंस ही होता है। ये 3 सवाल आपने जिन तीनों पेपर कल करके आने। मैं अगले 2-3 दिनों में नहीं 3 चैप्टर के ना 5 पेपर करवाने हैं, और इसके एमसीक्यूज लाजमी करने हैं। आप इस चैप्टर के खुद करना, कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लेगा। अभी 2-4 सवाल है, वो 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन बच गए ना, वो मैं आपको पास पेपर से कंफर्म करवा। ठीक है, वैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेकिन जो इसकी जो बाकी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बचते हैं ना 2, वो 7 पास पेपर के कवर करवा। पढ़ा दूंगा कल, मुझे याद दिला। क्या हुआ? वो छोटे छोटे हैं।